विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी बातें, उन्हीं के शिष्य परंपराओं से जुड़ने वाले निखिल यादव जी के माध्यम से, और मतलब युवा दिवस में युवा से ही बातें सुने ज़्यादा अच्छी बात है। हम जैसे लोग तो अपने आप में सुनाते ही रहते हैं। इनके बारे में भी दो चार बातें मैं आपको बतला दूं कि इस समय मतलब पूरी इतनी कम उम्र में ही बहुत सारी चीज़ों को अर्जित किया हुआ है, और इस विवेकानंद जी के विषय में विशेष विशेषज्ञता के साथ, अध्ययन के साथ, तो मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। कुछ बातें हैं कि निखिल यादव जी वर्तमान में विवेकानंद केंद्र उत्तर भारत, जिसके अंतर्गत दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख प्रांत में प्रांत युवा प्रमुख हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त है, और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से वे सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में पीएचडी कर रहे हैं। साथ ही वह इंडियन योगा एसोसिएशन दिल्ली चैप्टर के संयुक्त सचिव भी हैं। इन्होंने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड सहित कई सारे कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में सेमिनार और व्याख्यान की प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की हैं। और वर्तमान में अमृतकाल चल रहा है, और इस अमृतकाल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता नामक पुस्तक के लेखक निखिल जी नियमित तौर पर कई सारे राष्ट्रीय दैनिक समाचार और पोर्टल्स के लिए लेखन भी करते रहे हैं। और इन समाचार पत्रों में चाहे वह द प्रिंट हो, नेशनलिस्ट हो, ऑर्गेनाइजर हो, ये नाम है जिनके साथ इनका लेखन जुड़ा हुआ है। और इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़कर विवेकानंद के अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं। जिस पुस्तक को इन्होंने लिखा हुआ है वह यह पुस्तक है कि अमृतकाल में विवेकानंद के अपने विचारों की प्रासंगिकता। तो इतनी कम उम्र में और इतना सब कुछ कर लेने वाले निखिल जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि अब इन्हीं की जवानी जो है, आज कम से कम जो विवेकानंद जी की 161वीं जयंती हम मना रहे हैं, वह विचार हो, और कुछ स्वागत परंपराएं, और विशेष रूप से ये स्वागत एक व्यक्ति का ना होकर उस विचारों का है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक आए और आइए। हाँ जरूर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए पहले। और मैं चाहूंगा कि हाँ आइए आइए, इसमें क्या दिक्कत है। माल्यार्पण करके स्वागत कीजिए उन विचारों का, और युवा का स्वागत युवा ही करे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई आए आप। अरे उसको रखे रहिए थोड़ा, ये आप भी आइए, रख दिया इन्होंने, आइए आइए आइए, माल्यार्पण करिए। जो है मतलब लगना चाहिए कि हाथ में लेने से क्या होगा। अब बढ़िया। तो इस प्रक्रिया को ज्यादा और न बढ़ाएं, ये तो अपनी जगह है, क्योंकि किसी के विचार अपने आप में बड़े बहुमूल्य होते हैं। ये केवल एक प्रतीक होता है उसको सम्मान देने का। तो मैं चाहूंगा कि निखिल जी आप विवेकानंद जी के संदर्भ में बच्चों को बताएं, और कुछ
जोश पैदा हो इनके में। ये भविष्य के निर्माता हैं। वर्तमान बेहतर बनाएं तब भविष्य बेहतर होगा। मुझे लग रहा है एक अगर धारण किए रहे तो है। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है। ये विचारों की सहजता इतनी है, वरना आज के दौर में इसको कौन हटाना चाहता है। तो फिर से एक बार जोरदार तरीके से स्वागत करें और माइक। आप सभी को नमस्ते। स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी जो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के मात्र 5 शब्द, क्या तुमको भारत माँ का काम करना है, शिव भावे जीव सेवा, ये सुनने के बाद पैदल पैदल ही भारत को जानने के लिए निकल गए थे। आज का दिन बहुत विशेष है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद, जिनकी वजह से दिनकर लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो पहला पश्चिम का प्रवास था वो 3.5 वर्ष का था। 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे और 1897 के जनवरी में वापस आए थे। तो 3.5 वर्ष जो स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में बिताए, 31 मई 1893 को वो गए थे। तो जो 3.5 वर्ष स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में बिताए, शायद ही इतने कम वर्षों में भारत का इतना ज्यादा प्रचार, सकारात्मक प्रचार कभी हुआ होगा। तो ये इन्फ्लुएंस हमको स्वामी विवेकानंद का पता लगता है। स्वामी विवेकानंद के सफलता के मंत्र, ऐसा आज हमारा विषय है। सफलता तो अलग अलग हमारी सबकी डेफिनेशन होगी सफलता की। किसी को प्राप्त करनी है, किसी को प्राप्त हो गई तो उसे मेंटेन करनी है, किसी को अत्यधिक प्राप्त हो गई तो उसको डाइजेस्ट करना सीखना है। तो सबका अलग अलग है। लेकिन यहां पर जिन युवाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं, आप लोगों को सबको सफलता प्राप्त करनी है। तो कहते हैं ना, सक्सेस, सफलता, सक्सेस हैज मेनी रिलेटिव्स, फेलियर इज ऑफन। सक्सेस के बहुत सारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन जो असफल होता है वो क्या होता है? बेघर होता है, कोई साथी नहीं होता उसका। इसलिए कहते हैं जो सफल है सही मायने में अपनी लाइफ में, वो अकेला है तो भी मेले जैसा लग रहा है उसे, और अगर वो असफल है तो मेले में भी उसे अकेला लग रहा है। लाइफ ऐसे कंटिन्यू होती है। स्वामी विवेकानंद की सफलता की अगर हम बात करेंगे तो जो भय और लालच से कुछ काम ना करे, किसके बगैर? भय और लालच। हम सब किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में गए होंगे, 10वीं 11वीं 12वीं करी होगी, कॉलेज किया होगा, तो हम सबने एक बात जरूर सुनी, अरे ये लेक्चर अटेंड करना है क्या, ये जरूरी है क्या, ये नहीं होने से चलेगा क्या। अधिकतर लाइफ के प्रश्न ऐसे ही होते हैं, ये करना पड़ेगा क्या। स्वामी विवेकानंद का जो सक्सेस का मॉड्यूल था वो भय और लालच से मुक्त होने वाला था। मैं जो कर रहा हूं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, अपनी इच्छा से कर रही हूं, कोई मुझे करवा नहीं रहा, और जो मुझे प्राप्त करना है उसके लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। स्वामी विवेकानंद को ईश्वर प्राप्त करना था। हमारा प्रश्न यह होता है, क्या ये हमें कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, यही हमारे मूल प्रश्न रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रश्न थोड़ा उल्टा था। स्वामी विवेकानंद कहते थे इसके लिए सेक्रीफाइस कितना कर सकते हो, अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ लाइफ। स्वामी विवेकानंद ईश्वर को देखने के लिए पूरा जीवन छोड़ने को तैयार थे। तो बहुत सारे युवा है, राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, नेशनल यूथ डे, पढ़ लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। कैसे उसका फ्रेमिंग हुआ 1984 में, क्यों स्वामी विवेकानंद को ही चुना, पढ़ सकते हैं वो सब चीजें। लेकिन स्वामी विवेकानंद या कोई भी फिगर जो मैंने देखा नॉर्मली, क्या अभी यहां अगर एक व्यक्ति की फिगर होती, फॉर सपोज बाबा साहब अंबेडकर,
दूसरी फोटो होती सुभाष चंद्र बोस, तीसरी फोटो होती महात्मा गांधी, चौथी फोटो होती पंडित नेहरू की। हमने इन सब के बारे में कितना पढ़ा है? बहुत मिनिमम। लेकिन इनकी एक फिगर हम लोग जानते हैं, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से, यार ऐसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। तो स्वामी तो नाम कोई भी नहीं रख सकता, बहुत विशेष लोगों का ही होता है, या समाज उसको देता है। विवेकानंद नाम कोई भी रख सकता है। तो शायद से उस स्वामी विवेकानंद से आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन उस नरेंद्र नाथ दत्त, उस विवेकानंद से आप जरूर रिलेट करें। कौन स्वामी विवेकानंद? वो परिस्थितियां जब 1757 और 1764 के बाद, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ब्रिटिशर्स अपना भारत में आधिपत्य जमा चुके हैं और पहली बार उनको रिटेलिएट करता है भारत 1857 में, जिसको वीर दामोदर सावरकर पुस्तक के रूप में लेके आते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके 6 वर्ष बाद जब पूरे संपूर्ण देश में सोशो रिलीजियस मूवमेंट चल रही थी, स्वामी विवेकानंद के खुद के प्रांत में, चाहे वो ब्रह्मो समाज हो जिसे स्वामी विवेकानंद खुद वहां पर पार्टिसिपेंट के तौर पर जाते थे, चाहे आत्मीय समाज हो, चाहे पारथा समाज हो, या आप देखते हो नामधारी निरंकारी डेवलप हो रहा था, या आप नीचे आते हैं तो आपको पता लगता है आर्य समाज नीचे डेवलप हो रहा है बंबई में। तो संपूर्ण देश में एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रही है, एक मिडिल क्लास का जनरेशन हो रहा है, लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चर्चाएं अलग प्रकार से हो रही हैं, और एक भारत उसमें है जो अधिक भारत है, जिसका दमन किया गया है, जिसके साथ क्रूरता हुई है, वो दबा हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कभी भी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स भारत में रहे हों, और हम 30 करोड़ इंडियंस, 30 करोड़ इंडियंस 1 करोड़ से कम ब्रिटिशर्स के नीचे दबे हुए हैं, तो हमारी क्या हालत होगी मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। उस संपूर्ण कालखंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। और स्वामी विवेकानंद, कौन विवेकानंद? जिनको हम बाद में देखते हैं, मतलब व्यक्ति को कैसे देखोगे, क्या उनका किन लोगों के ऊपर इंफ्लुएंस हुआ? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। जिस यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं उस समय आईसीएस होता था, बहुत कम लिमिटेड सीट्स थी, कैम्ब्रिज जाके क्लियर करते हैं। भारत की आजादी के लिए काबुल से होते हुए, मॉस्को होते हुए बर्लिन जाते हैं, वहां पर बात नहीं बनती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई इतना व्यक्ति होगा जो इतना बड़ा प्रवास करते हुए जापान पहुंचते हैं। जापान में रास बिहारी बोस उनको बुला रहे होते हैं कि तुम इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाओ, और उनका 1944 का दिया वो भाषण रंगून में, जहां वो कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और स्पष्टता से कहते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे मिटाए जा। चलो दिल्ली पुकारती, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। वो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और उन स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो ये सब कुछ छोड़कर मैं उनके चरणों में होता। वो इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद का। कौन? सुभाष चंद्र बोस आप देख रहे हैं। तो वो नरेंद्र नाथ दत्त का उस समय डेवलपमेंट हो रही है, वो बच्चा नरेंद्र नाथ दत्त जिसके 10 बहन भाई हैं, कुछ का बहुत जल्दी उम्र में देहांत हो गया। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, पिता अच्छे लॉयर हैं बंगाल के सर्कल्स में। लेकिन हम कैसे रिलेट कर पाए उस नरेंद्र नाथ दत्त को? वो वही नरेंद्र नाथ दत्त है जिसका 21 वर्ष में जिनके पिता का देहांत हो गया था। वो वही नरेंद्र नाथ दत्त है जो प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, हमने भी कहीं से करी होगी। वो वही नरेंद्र नाथ दत्त है जो एक इंटर्नशिप के लिए अपने पिता के एक मित्र के पास इंटर्नशिप करने जा रहा था। वो वही नरेंद्र नाथ दत्त है जिनके पिता के देहांत के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। एक अच्छी फैमिली, जैसे पिता का एक ज्वाइंट फैमिली में रहते, जैसे पिता का देहांत हुआ पूरा घर जैसे तितर बितर हो गया। वो नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, श्री रामकृष्ण परमहंस का कहीं संपर्क मिला तो वहां जा रहा है। तो ऐसी अस्त व्यस्तता जैसी हमारी लाइफ में हमको दिखती है,
ऐसे ही नरेंद्रनाथ दत्त था, स्वामी तो बाद में बने, अंदर शिव था, लेकिन प्रकट खुद ही करना पड़ता है, किसी के सहारे नहीं होता। इस सारी जद्दोजहद में सिर्फ एक विषय, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान को देखना है। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर से मिलते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर से। उन्होंने भी तो ब्रह्म समाज के जो दो फैक्शंस हुए थे, एक को तो वही लीड कर रहे थे, एक को ऐसे केशव चंद्र सेन कर रहे थे। उनसे मिलते हैं तो स्पष्टता से पूछते हैं, भगवान को देखा है? इधर उधर नहीं घुमाते थे, स्पष्टता से पूछा। बोले नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम जरूर देखोगे। बोले हट, पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा। तो 3 रेफरेंस में बताया जाता है क्या स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु की प्राप्ति कैसे हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस कौन? एक नॉर्मल, मैं कहूं तो एक साधु, आपकी भाषा में बोलूं तो 5वीं फेल। ना बड़े बड़े व्याख्यान देता है, ना लच्छेदार भाषण देता है, ना बहुत कुछ लिखता है, ना आदेश ना उपदेश। एक साधारण व्यक्ति। दिनकर लिखते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जो अनुभूति थे, स्वामी विवेकानंद उसकी अभिव्यक्ति थे। उनको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, आचरण से दिख रहा था। श्री रामकृष्ण परमहंस को बहुत लच्छेदार भाषण बताना, ये वो क्वेश्चन आंसर ये करते थे लिमिटेड तौर पर, व्यक्ति के कैरेक्टर से दिख रहा था। जो नरेंद्रनाथ दत्त को पकड़ ले, क्या ताकत होगी? मैं 5वीं फेल कह रहा हूं, क्या ताकत होगी? देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं पकड़ पा रहे, ही इज अ स्टॉलवर्ट। और कैसा हुआ क्या, एक 5वीं फेल व्यक्ति के चरणों में विवेकानंद है। कौन विवेकानंद? जो इंडियन और वेस्टर्न हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, जो जो वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक के ज्ञाता हैं, जो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के ज्ञाता हैं। तो हिस्ट्री, लॉजिक, फिलॉसफी के ज्ञाता व्यक्ति, जो कांत, ह्यूम, स्पेंसर, डार्विन को पढ़ रहा है, जो जिम्नेजियम में जाता है, तो एक साधारण व्यक्ति के चरणों में चला गया। रोमा रोलैंड, 1914 में उनको फ्रेंच के लिए नोबेल लॉरिएट है, वो 1914 में मिला था, नोबेल प्राइज विनर 1914। रोमा रोलैंड लिखते हैं कि भारत का 2500 वर्ष का इतिहास और इतने सारे लोग, इनका अगर आध्यात्मिक निचोड़ एक व्यक्ति में देखना है तो श्री रामकृष्ण परमहंस में देख लो। और फिर जब गुरु से मिले, तब तक तो गुरु नहीं थे, उनसे मिले तो स्पष्टता से पूछा, उनसे भी आमने सामने नजरें करके, ईश्वर को देखा है? बोले हाँ देखा है। अब पहला कोई व्यक्ति मिला जो घुमाने वाला नहीं था, इधर उधर दाएं बाएं, होता है ना, थ्योरीज आती हैं बहुत सारी कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कैसा हुआ था, बहुत सारी थ्योरियां हैं, कितना पढ़े, फ्लड आया था या क्या हुआ था, इन्वेजन हुआ था। अब पहला एक व्यक्ति मिला है कि आंखों से आंखें मिला के कह रहा है कि हाँ ईश्वर को देखा है। और आगे बोले सिर्फ देखा नहीं है, ऐसे देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। और आगे बोले तुम्हें भी दिखा सकता हूं। अब मामला थोड़ा गर्म हो गया। अब नरेंद्रनाथ दत्त सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या। और फिर आने वाले 6 वर्ष जब वो अपने गुरु के संपर्क में रहे, गुरु ने स्पष्ट कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव है शिव, जो सामने मनुष्य है यही ईश्वर है और तुमको इसी की ही सेवा करनी है। एज क्लियर एज दैट। अगर इसमें ईश्वर नहीं देख सकते, अगर ये शिव नहीं है, तो कुछ भी शिव नहीं है। स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंज थे और वो 3 चैलेंज इतने बड़े थे। क्या स्वामी विवेकानंद को एक तो जो पश्चिम से एक बवंडर आ रहा था, जिसको आप साम्राज्यवाद कहते हैं, वो कह रहा था हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, उसको रोकना। वो अपनी श्रेष्ठता के साथ ये भी कहता है कि जो तुम्हारा जो भी काम है वो गलत है, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पीन, वो सब कुछ गलत है, पहनावा। तो एक जो पश्चिम से बवंडर आ रहा था उसको सहना, दूसरा जो नव संतति में, भारतीय नव संतति में
जो आत्मविश्वास खो गया था उसे पुनः जागृत करना, और तीसरा पश्चिम की छाती पर चढ़कर बताना कि हमें भी तुम्हें देने को एक संदेश है। और ये साइमल्टेनियसली करने हैं, अलग अलग नहीं है। अब श्री रामकृष्ण परमहंस ने 1886 में अपने देह छोड़ा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के 16 सन्यासी शिष्य थे, एक नहीं थे, एक को तो हम जानते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, ऐसे सोचो कि सचिन तेंदुलकर हैं, तो सचिन तेंदुलकर के नीचे वीरेंद्र सहवाग भी है भाई, राहुल द्रविड़ भी है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो सिर्फ सहवाग के नाम है, सचिन के नाम नहीं है। सचिन ने कभी 300 नहीं किया टेस्ट में, सहवाग ने 2 बार किया है, येट सचिन इज सचिन। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई भी एक से एक स्टॉलवर्ड, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी अखंडानंद, इनका लिटरेचर पढ़ेंगे, अद्भुत लोग, अद्भुत लाइफ। इन सबको स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि के उपरांत इन सबको एकत्रित करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक टीम बनाना, अपने सम सोच की एक टीम बनाना। क्या ऐसे सारे गुरु भाई जो कुछ करना चाहते थे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आते थे, अभी जैसे उनका समाधि हुआ सब घर चले गए, उनको एकत्रित करना। क्यों एकत्रित करना? क्योंकि गुरु ने कहा था क्या नरेन लोक शिक्षा देवे, नरेन लीड करेगा, नरेंद्रनाथ दत्त। तो उन सबको एकत्रित करते हैं और एक पड़ोस में एक वरानगर मठ में लेके जाते हैं। वरानगर मठ जो सस्ते में एक जगह मिल जाए कुछ पैसे में एक जगह मिल गई, और वहां पर जूते सीलने से लेके उपनिषद तक की ट्रेनिंग स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ करी और करवाई। और उसके बाद जब उनको 1887 में लगने लगा कि इस वृक्ष के नीचे, मतलब स्वामी विवेकानंद के नीचे, ये गुरु भाई ग्रो नहीं कर पाएंगे और मुझे भारत माँ का काम करना है। भारत माँ का काम करना है तो मतलब भारत को देखना पड़ेगा, कलकत्ता में बैठ के तो होगा नहीं। जिस भारत की मैं बात करने वाला हूं, तो वो पैदल पैदल ही चल पड़े बेलूर मठ से। हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब रिजल्ट देखो, मोटिवेशन इज अ लाई। मैं तो स्पष्टता से कहता हूं क्योंकि मैं कोई कमर्शियल स्पीकर तो हूं नहीं, मुझे तो ऐसे दुकान भी नहीं चलानी। मोटिवेशन इज अ लाई। स्वामी विवेकानंद की लाइफ में जब आप देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जब तय किया मैं जाऊंगा, 2 बार ऐसा हुआ स्वामी विवेकानंद वापस आए परिव्राजक जीवन से। एक बार अत्यंत अस्वस्थ हो गए, दूसरी बार कुछ जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जो गृहस्थ शिष्य थे उनका देहांत हो गया था, तो स्वामी जी को वापस आना पड़ा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार तय कर लिया और स्वामी विवेकानंद सब कुछ पार कर गए, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति से ही इंस्पायर हो सकते हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो। तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ में भी ऐसा हुआ कि उनको 2 बार वापस आना पड़ा। अब स्वामी जी पक्का करते हैं कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, और उसके बाद वो शुरू करते हैं काशी, अयोध्या, वृंदावन, हाथरस, गाजीपुर, मेरठ, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान। और राजस्थान आते हैं तो उनको विवेकानंद नाम मिलता है। उनको खेतड़ी में एक राजा मिलते हैं, राजा अजीत सिंह, और राजस्थान में ही स्वामी विवेकानंद को सर पे बांधने को साफा भी मिलता है और विवेकानंद नाम भी। राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, स्वामी जी, जब एक व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है तो वो अपना नाम बदलता है। नाम क्यों बदलता है आपने देखा होगा, स्वामी तुरानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, आज भी बहुत सारे नंद हैं हमारे। क्या होता है, नाम के साथ एक स्मृति जुड़ी होती है, नाम के साथ आइडेंटिटी जुड़ी रहती है, नाम के साथ बहुत सारे अच्छे और बुरे पल जुड़े होते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी है ना उस नाम से। तो जैसे ही मैं पूरा भीड़ में बोल दूंगा कि भाई निखिल खड़े हो जाओ, तो निखिल है तो निखिल का एक बचपन है, निखिल है तो निखिल के बचपन के साथ जो 20-25 साल उसने जीवन जिया उसकी स्मृतियां हैं। कुछ पाया है तो उसकी आइडेंटिटी है, मतलब मैं निखिल ऑफिसर हूं,
मैं, तो वो तो छोड़ना है ना, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर रहे हो, मुक्त तो होना है। तो व्यक्ति अपना नाम बदलता है। तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपना नाम बदला तो स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम रखा विविदिशानंद। क्या रखा? विविदिशानंद। अब राजा जी सिंह ने बोल दिया स्वामी जी ये विविदिशानंद तो बोला नहीं जा रहा, तो आपका नाम होना चाहिए स्वामी विवेकानंद। अब ये दो रेफरेंस में आता है, एक उन्होंने प्रथम मुलाकात में ही बोला, दूसरा आता है जब स्वामी जी शिकागो के लिए जा रहे थे तब नाम दिया। दो अलग अलग रेफरेंस में बताया जाता है। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से नहीं पता लगता ये सीधा सीधा, अन्य रेफरेंस से दो हिसाब से हमको पता लगता है। राजस्थान से आगे जाते हैं, गुजरात पहुंचते हैं, गुजरात से आगे जाते हैं तो मध्य प्रदेश के खांडवा से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचते हैं, महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात होती है। बाल गंगाधर तिलक अपने रेमिसेंस में लिखते हैं कि एक सन्यासी मिला था, एक हाथ में कमंडलू था, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता, पैसे नहीं थे, ट्रेन के सहारे कहीं से मुझे। स्वामी विवेकानंद ने पूरा भारत भ्रमण कैसे किया? अधिकतर पैर पैर, कुछ जगह घोड़ा गाड़ी, और कहीं उस समय तो ब्रिटिशर्स के रूट ही नहीं थे रेलवे के, बहुत कम जगह थे, कहीं कोई ट्रेन की टिकट कर दे तो वैसे चलना। और ये सारा करते हुए स्वामी विवेकानंद कर्नाटका, कर्नाटका से केरला, केरला से कन्याकुमारी, 5 वर्ष भारत के पग पग को देखकर गरीब के पास भी रहे, राजाओं के पास भी रहे, दिनों दिन भोजन भी मिला। लोग पूछते हैं कि स्वामी विवेकानंद इतनी छोटी उम्र में कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कभी 2 दिन अपने घर के पास वाले पेड़ के नीचे सो के देख लेना, विवेकानंद 5 वर्ष ऐसे सो रहे थे। पूरा भारत उन्होंने भ्रमण करते हुए जब वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं, माता कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेते हैं, दक्षिण भारत का आखिरी शिलाखंड है वो, वहां पर माता कन्याकुमारी के टेंपल से 100 मीटर दूर वो शुरू हो जाते हैं त्रिवेणी संगम, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। उसके अंदर 100 मीटर दूर एक शिला थी, वहां पर तैर कर जाते हैं। लहरें बहुत तेज थी, लेकिन विवेकानंद के मन में और तगड़ी लहरें थीं जो उनको रोक नहीं पा रही थी। उसको पार कर कर उस शिलाखंड पर पहुंचते हैं 25th, 26th, 27th ऑफ दिसंबर 1892, और वहां पर 3 दिन 3 रात साधना करते हैं भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के ऊपर। क्या जिस भारत को मैंने देखा, जिस अयोध्या वासी को मैंने देखा, जिस गाजीपुर वासी को मैंने देखा, जिस गुजरात के भाई को मैं मिला, जिस उत्तराखंड के भाई को मैं मिला, जिस कर्नाटक के वासी को मिला, जिस बिहार में मैं पहुंचा, क्या ऐसा कैसे है क्या भारत जिसका इतना अद्भुत इतिहास रहा वो इतना कमजोर है? क्यों है? क्यों हुआ? आगे क्या कर सकता हूं? और फिर वो अपने गुरु भाई को लिखते हैं एक पत्र में, रामकृष्ण नंद को, कि while sitting on the last rock of India, I hit upon a plan। और वो प्लान वही था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरा निबोधित। ये कठोपनिषद का मंत्र है, कसुरस्य धारा निशिता दुरात्या दुर्गम पथ सत्य तक्यो वदंती। क्या पथ दुर्गम है, कांटों से भरा है, फिर भी अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। पथ दुर्गम था, स्वाभाविक है, भारत की स्थिति आप जान रहे हैं। अब स्वामी जी ने पक्का किया कि मैं पश्चिम जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद को गुजरात प्रवास के दौरान जब वो गुजरात में गुजर रहे थे तो उनको पहली बार पता लगा था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स हो रही है। मध्य प्रदेश के खांडवा में कुछ लोगों ने उनको आग्रह किया कि आपको जाना चाहिए वहां पर। अब स्वामी जी ने तय किया कि मैं पश्चिम में जाऊंगा, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में मैं जाऊंगा। अब पैसा नहीं है, अब पश्चिम में क्यों जा रहे हैं? 2 चीजों के लिए। एक, जो इंडियन विजडम थी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन ट्रेजर था, वो पश्चिम को बताऊंगा। दूसरा, कुछ पैसा लेके आऊंगा, क्या भारत में सेवा के कार्य शुरू कर सकूं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के कुछ कार्य शुरू कर सकूं। ये 2 प्रमुख योजना लेके वो पश्चिम गए। 31 ऑफ मई को वो उस समय का बंबई और आज का मुंबई वहां से निकले और चाइना, जापान, इस रूट से जाते हुए कनाडा होते हुए शिकागो पहुंचते हैं। शिकागो पहुंचते हैं तो 2 चीजें पता लगती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स 2 महीने बाद होने वाला है, तो दिल्ली तो आ गए, अभी कोचिंग 2 महीने बाद शुरू होने वाली है, बैच आया नहीं है।
अब 2 महीने क्या करोगे, खर्चा तो 2 महीने का भी था। ऐसा हो जाता है स्वामी विवेकानंद के साथ। दूसरा बात, स्वामी विवेकानंद अगर वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं वहां पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब रंग भेद का सामना तो करना पड़ ही रहा है। एक तो पैसा बहुत कम लेके आए थे, उनके शिष्य आला सिंह पेरुमल घर घर जाके पैसा इकट्ठा कर रहे थे। कुछ राजा अजीत सिंह ने पैसा दिया था, कुछ अन्य थोड़े बहुत राजाओं ने पैसा दिया था। पैसा लगभग लगभग खत्म हो रहा था। एक तरफ तो ठंड से और भूख का सामना कर रहे हैं, अपने गुरु भाई श्री रामकृष्ण नंद को एक पत्र में लिख रहे हैं कि इस भूख और ठंड से मैं मर भी जाऊं, फिर भी तुम ये श्री रामकृष्ण परमहंस का शिव भावे जीव सेवा का काम बंद मत करना, निरंतरता से भारत में चलाते रहना। उन परिस्थितियों में विवेकानंद धुंधला है, अंधकार है सामने, कोई नहीं जान रहा उस विवेकानंद को। 5 वर्ष घूमा है भारत में, शरीर क्षीण हो चुका है, टूटा पड़ा है शरीर। 5 वर्ष भारत में घूमे हैं, सर्दी गर्मी, पग पग पर पानी बदल रहा है। पानी तो इंसान को तोड़ देता है अंदर से, जितना आप अलग अलग प्रकार का पानी पीओगे। और स्वामी विवेकानंद पश्चिम में लिखते हैं क्या मैं पश्चिम में जब 3.5 वर्ष रहा तो मुझे अपने शरीर का आभास नहीं था, मैं बस काम ही काम कर रहा था, शरीर है या नहीं है मुझे मालूम नहीं था। और इतनी कठिनाइयों के साथ कुछ हमारे जैसे युवा मिल जाते। और मैं खुद अचंभित हुआ सर ये पढ़कर, क्या कुछ लोग उनको धक्का मार रहे हैं, कुछ लोहा फेंक के मार रहे हैं, क्या ये कौन है ये स्टाइलिश व्यक्ति, गाउन सा पहन के रखते थे, आपने देखी होंगी वो फोटो स्वामी विवेकानंद की, कौन ये मंडासा मार के घूम रहा है यहाँ पर। उनके लिए तो एक मजाक का पात्र था स्वामी विवेकानंद। कुछ परिचय होता है किसी से और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद मिलते हैं जॉन हेनरी राइट से, जो ग्रीक के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मैकॉले के मिनट्स हैं, ऑनलाइन पढ़ लेना 1835 के एजुकेशन के, अभी गूगल कर लेना। मैकॉले लिखता है, हमें कह रहा है कि तुम्हारे जितने भी संस्कृत और अरेबिक टेक्स्ट है ना, वो और हमारा एक अलमारी वो बराबर है। ये कौन कह रहा है? मैकॉले। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या कहता है, अब ये सुनना, जॉन हेनरी राइट। ये भाई साहब लिख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या, उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद से परिचय के बाद कि आप वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में जाइए। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा क्या, नहीं, उसके लिए कुछ लिखित पत्र चाहिए। तो वो लिखित पत्र लिखते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के चेयरमैन को, और उसमें लिखते हैं कि एक ये स्वामी विवेकानंद हैं, तुम्हारे जितने प्रोफेसर हैं ना दुनिया में, उन सबकी बुद्धि और एक ये स्वामी विवेकानंद की बुद्धि ये बराबर है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस नैरेटिव को ही बदल दिया। अब स्वामी विवेकानंद के लिए वो पत्र लिखते हैं और स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पहुंचते हैं। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स क्यों हो रहा था, ये बड़ा प्रश्न होना चाहिए हमारे लिए, कि अब भी कंटिन्यू होता है क्या। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया। हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि रेड इंडियंस तो पहले से रहते थे वहां पर, लोग तो रहते थे ना, मान लेते हैं, फिर भी डिस्कवर किया। उसको 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, 1492 1892, इसलिए 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाया गया था। और अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़े रिलीजन के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश होने वाली थी। और फिर स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचते हैं। अकेला एक सेक्शन नहीं था, ये स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट बोल रहे हैं, साथ में एक और सेक्शन चल रहा है, साइंस सेक्शन। स्वामी विवेकानंद के वहां पर 5 स्पीचेस है, उसके टाइटल अवेलेबल नहीं है। यहां पर स्वामी विवेकानंद ने 6 लेक्चर्स दिए, 11 से 27 सितंबर 1893, 17 दिन चलने वाला वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स। और स्वामी विवेकानंद जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो एक पत्र में लिखते हैं, 2 नवंबर 1893 को आला सिंगा पेरुमल, जो उनका मद्रास का एक शिष्य है, उसको एक पत्र में लिखते हैं, क्या मैं अकेला था जो अपनी स्पीच लिख के नहीं लेके गया था, बाकी सभी जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में आए थे अलग अलग रिलीजन्स के लोग, ताओ था, कन्फ्यूजनिज्म था, प्रोटेस्टेंट था, कैथोलिक था, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो आते हैं, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे, बौद्ध पंथ के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे, संपूर्ण विश्व के। वो कोई
हुजूम नहीं था कोई इस प्रकार का। संपूर्ण विश्व के प्रबुद्ध लोग वहां पर पहुंचे थे। और स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, क्या मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं अपना स्पीच लिख के नहीं लेके गया था, लेकिन एकदम से जब मुझे कहा जाता है कि बार 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 स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, अब आप बोलिए, तो मुझे लगा अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके मैं उस स्टेज पर पहुंचता हूं और मात्र मेरे 5 शब्द हम सबने सुना होगा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मैं बोलता हूं, मेरे प्रिय अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों। और 7,000 जो आगे लोग बैठे थे वो लगभग लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते हैं। हम सबने ये सुना। स्वामी विवेकानंद से भगनी निवेदिता पूछती हैं कि स्वामी विवेकानंद, ये सिस्टर्स जानबूझ के पहले बोला था या गलती से बोल दिया गया? क्योंकि अभी भी जो लोग वैसे बोलते हैं वो यही कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वामी विवेकानंद ने बोला था बहनों और भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों और भाइयों बोला। तो भगनी निवेदिता पूछती हैं कि स्वामी जी जानबूझ के बोला था या कॉन्शियसली बोला था? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ना जानबूझ के बोला था ना कुछ सोच के बोला था। आने वाला समय मातृ शक्ति का है, आने वाला समय बहनों का है, इसलिए मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला। और जैसे स्वामी विवेकानंद ये बोलते हैं तो तालियां बजने लगती हैं। वो स्वामी विवेकानंद जिसको कल ब्रिटिशर्स और अमेरिकन कह रहे थे यू ब्लैक, यू निगर, उसको लोग हाथ लगाना चाहते हैं, वो पॉपुलर हो गए। सुभाष चंद्र बोस से के शब्दों में बताऊं तो लोग कहते हैं ना, क्या स्वामी विवेकानंद क्यों तालियां बजी? तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, क्या होठों से बोलोगे तो बात होठों तक जाएगी, गले से बोलोगे और मेरी तरह थोड़ा चीख चीख के बोलोगे तो गले तक चढ़ जाएगी, लेकिन बात हृदय से बोलोगे तो बात हृदय तक जाएगी। जो कल तक स्वामी विवेकानंद को कह रहे थे यू ब्लैक, यू निगर, उसको एक घृणा का शब्द तो दूर की बात, नहीं तो मौका मिला था स्वामी विवेकानंद को, स्टेज मिल गया था, अब तो कुछ भी बोलते और रिकॉर्ड पे भी जा रहा था। एक भी घृणा का शब्द तो दूर की बात, स्वामी विवेकानंद ने हृदय से बोला था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे लोगों ने पूछा, स्वामी विवेकानंद व्हाट वाज दैट? 5 इंग्लिश वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एंड 7,000 पीपल अपलोडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद क्या था वो? 5 शब्द, मैजिक था कोई, मिस्ट्री था, योगा था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नो मैजिक, नो मिस्ट्री, नो योगा। From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. वो ताकत स्वामी विवेकानंद की। और अब स्वामी विवेकानंद प्रचलित हो गए हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में हेडिंग आ रही है, a Hindu monk with bright eyes, masculine body, rumbling voice and a perfect English. जिस विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले, उसको पश्चिम कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ये चकाचौंध ज्यादा पसंद नहीं है, और यही सफलता का मंत्र है, कुछ मिला भारत को नहीं भूले। मेरा राष्ट्र कहां गिरा पड़ा है, मेरे राष्ट्र की क्या स्थिति है, वो स्वामी विवेकानंद को उस समय पता था। स्वामी विवेकानंद तो हीरो बन गए, लोग $2700 खर्चने को तैयार हैं। सर सिस्टर क्रिस्टीन उनकी डिसाइपल लिखती है, millionaires and billionaires were happy to sit on his feet and learn about श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपने भारत की परिस्थिति पता थी, और फिर स्वामी विवेकानंद पश्चिम में रुकते हैं और वेदांत के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां क्या कर रहे थे? योगा, वेदांत, इसकी क्लासेस स्वामी विवेकानंद ने शुरू करी। सबसे पहले अमेरिका में, अमेरिका से इंग्लैंड से बुलावा आया तो इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड में वो पहुंचे तो भगनी निवेदिता से परिचय होता है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, उनके बारे में बाद में बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में लास्ट में। क्या आप मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल अब उनको मिली हैं 1895 में, आप समझिए। उनकी एक फ्रेंड एक छोटे से क्लब में उनको बुलाती है स्वामी विवेकानंद को, 10-12 लोग होते हैं। नवंबर 1895 की एक सर्द दोपहरी होती है, उसमें वो सब लोग मिलते हैं और स्वामी विवेकानंद के ये शब्द, क्या रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, क्या जो धर्म है
वो अनुभूति के लिए होता है, वो भगिनी निवेदिता को अट्रैक्ट किए। भगिनी निवेदिता लिखती है स्वामी विवेकानंद को लंदन में हिंदू योगी कह के सब लोग पुकारते थे। उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, कभी समय लगे तो पढ़ सकते हैं, द मास्टर एज आई सॉ हिम। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कैसे देखा। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक 3.5 वर्ष में भारतीयता का झंडा गाड़ के आते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको लेक्चर के लिए बुला रहा है, वहां पर लेक्चर देते हैं। जैसे लेक्चर खत्म होता है कहते हैं स्वामी विवेकानंद आप यहां प्रोफेसर बन जाओ। स्वामी बोले नहीं। जॉन रॉकफेलर, उस समय का कालखंड देखेंगे तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, वो स्वामी विवेकानंद से मिलना चाह रहा है। निकोला टेस्ला, महान फिजिसिस्ट, वो स्वामी विवेकानंद से मिलना चाह रहा है। वो अपने लैब से बाहर नहीं निकलते थे निकोला टेस्ला, सिर्फ स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स लेने के लिए निकल रहे हैं। वो प्रभाव स्वामी विवेकानंद का पश्चिम में, और भारत के प्रति उन्होंने एक स्नेह जागृत कर दिया पश्चिम के अंदर। सिस्टर क्रिस्टीन जो उनकी एक डिसाइपल है, वो लिखती है, समझिएगा इन शब्दों की, ऐसे ही वो कभी सुनने आई थी स्वामी विवेकानंद को, कहीं बैठी थी, वो लिखती है आवर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ, आवर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ when we first heard Swami Vivekananda saying the word India। क्या मैंने कभी भारत को देखा नहीं, स्वाभाविक है, कैसे देखती, गूगल था नहीं, सुना होगा क्या भाई, इतना तो पता था क्या भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है, और ब्रिटिशर्स का कितने बड़े भूभाग के ऊपर राज था। भारत देखा नहीं था, लेकिन कहीं बैठी और स्वामी विवेकानंद के शब्द से सिर्फ भारत सुन लिया। सिस्टर क्रिस्टीन कहती है our love for India came to birth when we first heard Swami Vivekananda saying the word India। So much love, 5 letters, INDIA, his love for India, his passion for India, the more the love, the more the passion for India। बस स्वामी विवेकानंद को सुन लिया भारत बोलते हुए, और भारत से स्नेह। और फिर स्वामी विवेकानंद 3.5 वर्ष के बाद भारत वापस आते हैं। भारत वापस आते हैं तो कुछ डिसाइपल्स भी उनके साथ आते हैं, जिसमें कैप्टन मिशन मिसेस सेवियर हैं, गुडविन है, जो उनका सारा लेखन हमें मिलता है, वो लिखता है एक शॉर्ट हैंड टाइपराइटर, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य हो गए। बाद में भगिनी निवेदिता भी आती है भारत में। अब वो आ रहे हैं, गए कब थे 1893 में, अब हो गया दिसंबर 1886, वहां से चले हैं, और 15 जनवरी 1897 को कोलंबो में उतरते हैं। कोलंबो उस समय भारत में था, श्रीलंका भारत में था, विभाजित नहीं हुआ था। कोई स्वामी विवेकानंद से पूछता है स्वामी जी अब तो भव्य दिव्य पश्चिम देख लिया है आपने, भारत याद है क्या, भारत से कुछ प्रेम बचा है क्या? स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या पहले मैं सिर्फ भारत से स्नेह करता था, अब उसके कण कण से मैं दूर नहीं रह सकता। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बोट उतरती है, स्वामी विवेकानंद जैसे कोलंबो में उतरते हैं, तो उतरते में ही जो बीज था उसमें लोटपोट हो जाते हैं, भारत की मिट्टी को उठाते हैं, अपने शरीर से लगा लेते हैं, क्या हे पुण्य भूमि, हे दिव्य भूमि भारत, मैं तुझसे दूर था। और फिर वो अपने लेक्चर शुरू करते हैं कोलंबो टू अल्मोड़ा। अभी कोलंबो टू अल्मोड़ा बहुत विशेष शब्द है, इतना हल्का नहीं है। ये वही पुस्तक थी जो सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बाबू की 2 पुस्तकें हैं, एन इंडियन पिलग्रिम एंड एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ये ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन है। दूसरी द स्ट्रगल फॉर इंडिया। सुभाष बाबू लिखते हैं स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना जागृत करी। स्वामी विवेकानंद tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity। तो 15 वर्ष की उम्र में जब सुभाष बाबू अंधकार से जूझ रहे थे, हमें भी नहीं पता होता क्या करना है लाइफ में, कंफ्यूजन हो जाती है, और फिर अपने पड़ोसी के घर में ये पुस्तक मिल गई कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी विवेकानंद अभी लेक्चर शुरू करेंगे। और जैसे वो हाथ में लगती है, वो कहते हैं कि मुझे जो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे उनके जवाब मुझे उसमें मिलने लगे, और उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो स्वामी विवेकानंद अब यहां पर हैं, कोलंबो से आगे बढ़ते हैं, मद्रास पहुंचते हैं। मद्रास में दिए हुए उनके सारे ऐतिहासिक भाषण हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया,
माई प्लान ऑफ कैंपेन, एक एक लेक्चर अद्भुत लेक्चर है, द सेजेस ऑफ इंडिया। इन लेक्चर से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवा जो थे उनको अपने कार्य को स्पष्ट किया कि भारत का भविष्य क्या है, हमें करना क्या है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो सोशल एक्टिविटी शुरू करने लगे, क्योंकि एक नैरेटिव बन गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी को लेकर सिर्फ सेवा का काम करते हैं, स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इस नैरेटिव को तोड़ा। अब अल्मोड़ा पहुंचते हैं तो भगिनी निवेदिता को एक पत्र लिखते हैं, बड़ा विशेष पत्र है ये भगिनी निवेदिता। अब बताता हूं कौन भगिनी निवेदिता। कौन भगिनी निवेदिता? जो लंदन में जन्मी, नॉर्थ आयरलैंड में जन्मी, लंदन में बड़ी हुई, 17 वर्ष की उम्र में टीचर बन जाती है। लंदन से सटा हुआ एक शहर है विंबलडन, वहां पर 23 साल की उम्र में अपना एक स्कूल एस्टेब्लिश कर देती है। लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसेम क्लब, उसकी एक प्रख्यात लेखिका और वक्ता होती है जिसके पास सब कुछ है क्योंकि लंदन में है और लंदन दुनिया पे राज कर रहा है उस समय। उनको स्वामी विवेकानंद एक पत्र लिखते हैं अल्मोड़ा से, 29 जुलाई 1897 लिखते हैं, जरूरत है एक सिंहनी की, सिंह की नहीं, एक स्त्री की, एक पुरुष की नहीं। तुम्हारा शुद्ध मन, धैर्य, ये सब कुछ चाहिए। यहां पर काम करना है स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री के स्वास्थ्य के लिए। भगिनी निवेदिता को असाइनमेंट दे रहे हैं ना। अब तारीफ करी, तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी निर्मलता, और सबसे ऊंचा तुम्हारा सेल्टिक ब्लड, जो आयरिश कॉम जो लड़ रही थी वहां पर, उसका होने से तुम अद्भुत हो, तुम कर सकती हो हे भगनी ये काम। अब मन बनाने के बाद अब बता रहे हैं तुम भारत मत आना, यहां आओगी तो तुमको सिर्फ 2 ही प्रकार से देखा जाएगा। एक, तुमको अछूत माना जाएगा क्योंकि तुम गोरी चमड़ी से हो। दूसरा, तुमसे लोग डरेंगे क्योंकि तुम ब्रिटिशर लगोगी, क्योंकि ब्रिटिशर हमारा दमन करते हैं। यहां का जलवायु तुम्हारे बिल्कुल खराब है, जैसे तुम्हारे वहां गर्मी पड़ती है ऐसे तो हमारे यहां सर्दी पड़ती है। ये सब कुछ सहकर भी तुम आना चाहो तो तुम आना। अगर एक रोटी होगी इस विवेकानंद के पास तो उसका पहला हिस्सा तुम्हारा होगा, दूसरा हिस्सा इस विवेकानंद का। अब मैं आप में से किसी से पूछ लूं, मतलब भगिनी निवेदिता को इतने आसान शब्दों में, मैं गुरुजी के साथ बैठा था तो सर से यही बात हो रही थी कि हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोलते हैं तो बहुत समझना पड़ता है। हम दयानंद जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ थोड़ी है। हम 5 दिन ना रह पाए, वो 5 वर्ष पैदल पैदल चले गए। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ थोड़ी है कि हम कुछ भी करके, कुछ क्या खाते थे क्या पीते थे हमने झट से बोल दिया। जो व्यक्ति एक एक हफ्ता खाना नहीं खा रहा है वो क्या खाता था, ये बड़ा विषय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अंदर क्या जाता है वो छोड़ो, वो अंदर जाने के बाद बाहर क्या आ रहा है उसके बारे में सोचो। कुछ लोग कहते हैं ना कि नॉन वेज खाओ वेज खाओ, ये भी बहुत बड़ी डिबेट है। खाते घास फूस हैं, बाहर घृणा फेंकते हैं, होता है ना। तो ऐसी कैसी घास फूस खाई कि बाहर घृणा फेंक रहे हैं। तो अंदर क्या जाता है वो बात का विषय है, बाहर क्या आता है अंदर जाने के बाद ये बड़ा विषय है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जब भगिनी निवेदिता को ये पत्र लिख रहे हैं, आप सोचिए, आप में से जो दिल्ली में है, आप में से किसी को है नॉर्थ ईस्ट में जाके सेवा का काम करना है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो एक नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके पास तो सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य पैसा, क्यों जाऊंगा मैं वहां। किसी तमिलनाडु के कोई युवा को कहे कि तुमको कश्मीर में जाके निस्वार्थ भाव से सेवा कर, निस्वार्थ भाव से सेवा, कुछ नहीं मिलेगा, जलना है, ये भी छोटी बात है। आपको कोई कहे क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किसी गांव में जाके सेवा करनी है, करोगे? थर्रा जाओगे सुन के ही। भगिनी निवेदिता को अगर समझना है तो सोचो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आई होगी। कौन सा भारत, कौन भारत? सिर्फ एक स्वामी विवेकानंद को देखा है जो बुला रहे हैं एक पत्र लिखकर। गूगल तो है नहीं, तब तक तो भारत भारत भी नहीं बना था, अभी वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी नहीं बना था। फोटो देख लेते अच्छी अच्छी तो खुशी हो जाती, अरे सीपी है, घूम लूंगी खा लूंगी। ऐसे
ऐसे वाला माहौल नहीं था। वहां से चढ़ूंगी और यहां उतर जाऊंगी, और मन नहीं किया तो एक और फ्लाइट लेके फिर उतर जाऊंगी। इतना सिंपल नहीं था लाइफ। और भगिनी निवेदिता अपने रेमिसेंस में लिखती है कि जब मैं वो स्टीमर छोड़ रही थी, कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, कि जब मैं वो स्टीमर छोड़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू थे। क्या मैं अपना देश छोड़ रही हूँ, अपनी भूमि छोड़ रही हूँ, लेकिन जैसे वो स्टीमर छूटता है तो मुझे, मेरी आंखों में जो आंसू थे वो चमचमाहट के तौर पर हो जाते हैं कि कोई स्वामी विवेकानंद मुझे बुला रहा है। और जैसे ही भगिनी निवेदिता वहां पर पहुंचती हैं, बंदरगाह पर अपने कलकत्ता की, तो जैसे उतरते हैं तो हम देखते हैं ट्रेन बस से कोई भी लोग उतरते हैं तो भीड़ ही भीड़ हो जाती है। और उस सारी भीड़ को छटते हुए देखती है, क्या वो विश्व विजयी दिग्विजयी विवेकानंद स्वयं उनको लेने आए हैं। अब उसको खुशी होती है कि स्वामी विवेकानंद स्वयं यहां पर है। अब स्वामी विवेकानंद के सामने बड़ा चैलेंज है। भगिनी निवेदिता का व्यक्तिगत स्नेह स्वामी विवेकानंद के प्रति, कि स्वामी विवेकानंद बहुत महान है। स्वामी विवेकानंद एक लाइफ हमें मिली, कि एक जीवन है, चरित्र है, मनसा वाचा कर्म एक है, अलग नहीं है। स्वामी विवेकानंद के सामने चैलेंज ये है कि जो व्यक्तिगत स्नेह है उसको राष्ट्र प्रेम के तौर पर तब्दील कैसे करूं, क्योंकि व्यक्तिगत स्नेह बहुत खतरनाक होता है। आज ऐसे है तो उल्टा पड़ जाएगा कल, होता है ना। और फेलियर के टाइम ज्यादा होता है। व्यक्ति अपनी आप अपने लाइफ का हीरो होता है। क्या होता है? वो कभी विलन नहीं बनना चाहता अपनी लाइफ का। उसके लिए जब वो कभी कुछ फेलियर आता है लाइफ में तो वो ढूंढता है किसके सर मड़ूं उसको, व्यक्ति, गैजेट, इंस्टीट्यूशन, किसी के सर तो गड़, क्योंकि अपनी लाइफ का हीरोपन नहीं खत्म होना चाहिए ना, अपनी लाइफ का विलन नहीं बनना सिर्फ। तो स्वामी विवेकानंद को अब भगिनी निवेदिता का व्यक्तिगत स्नेह राष्ट्र के प्रति। भगिनी तो भारत में आती है, संस्कृत पढ़ना शुरू करती है, बंगाली लोगों के बीच में रहती है। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का प्रवास करवाते हैं, अल्मोड़ा और ये सारे होते हुए खीर भवानी लेके जाते हैं कश्मीर में, बाबा अमरनाथ तक पहुंचते हैं, तो भारत को देखती हैं। अब तक लंदन से बहुत प्यार है, लेकिन अब पहले काम शुरू करते हैं। क्यों आई थी भगिनी निवेदिता भारत में? स्त्री शिक्षा के लिए। अब स्त्री शिक्षा का गिरावट क्यों हुआ, या बहुत इसके कारण है। किस प्रकार से मोल्ड एंड फोल्ड हुआ, इन्वेजन भी उसमें एक कारण रहा, अन्य अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी, एक स्कूल खड़ा करना मतलब उसका लॉजिस्टिक्स शुरू करना, टीचर्स होगा, पढ़ाएगा कौन, बिल्डिंग, ये तो बहुत छोटा काम है। माता पिता को तैयार करना कि तुम अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाओ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भगिनी निवेदिता घर घर में जा रही है, कह रहे अरे भेजो भेजो बेटी को स्कूल में भेजो। बोला क्यों भेजे? बोले पढ़ेगी। तो बोला क्या करेगी? बोले पढ़ेगी तो स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। बोले स्वतंत्र निर्णय लेके क्या करेगी? बोले अपने पैरों पे खड़ी होगी, कुछ पैसा कमाएगी। बोला कोई दिखाओ तो ऐसे दो चार लड़कियां हमें जो ऐसा करती हूं आस पड़ोस में, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल से लाइफ नहीं चलती ना। लोग तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहते हैं। कॉलोनी वाला वीडियो में ठीक है, रील्स में चलता है बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। अब ये चैलेंज करते हुए स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को रिपोर्ट कर रही होती है कि ऐसा सब चल रहा है, कठिनाई बहुत है। तो स्वामी विवेकानंद एक दिन ऐसे ही एक गैदरिंग बुला लेते हैं, और भगिनी निवेदिता अच्छे से एक प्रेजेंटेशन बनाती हैं, और उस प्रेजेंटेशन में बताती हैं कि भाई क्यों क्यों स्त्री शिक्षा होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद चुपचाप आके पीछे बैठ जाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां पर जानते थे, परिचित से थे बहुत सारे लोगों से, तो स्वामी जी एकदम से खड़ा करते हैं, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अमित तुम खड़े हो जाओ, तुम अपनी बेटी को भेजोगे ना? अरे सिर्फ जन्म नहीं देना होता, उसको शिक्षा भी देनी होती है। ऐसा करके वो जो एक भाई था वो हाथ खड़ा कर देता है, और भगिनी निवेदिता ऐसा खुश होती है कि मुझे एक बच्ची मिल गई पढ़ाने के लिए, वैसे बच्चे की तरह खुश होती है। तो 3 बहनों से मां शारदा निवेदिता स्कूल उस समय शुरू होता है। आज भी वो स्कूल चल रहा है। आज ऐसे पता नहीं कितने स्कूल चल रहे हैं। आज देश के जो टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहनों के ही इंस्टीट्यूशन है। उसकी नींव रखने का काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था। वो चैलेंज उनके सामने था। दूसरा स्वास्थ्य का, साथ साथ भगिनी निवेदिता स्वास्थ्य के कार्य में लगी हुई है। 1898 में प्लेग आ जाता है बंगाल में। जितने लोग तुम्हारे पूरे भारत में हमारे नहीं मरे, उससे ज्यादा तो बंगाल में मार दिए उस समय ब्रिटिशर्स ने।
क्योंकि वो प्लेग आया नहीं था, वो लाया गया था। उस समय भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक टीम बनती है। भगिनी निवेदिता नालियां साफ करती हैं, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां, उनके माता पिता मर जाते हैं, अनाथ हो जाती हैं, उनको अपने घर बुला लेती हैं। जब संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो उनकी बस्ती में चली जाती हैं, दीवारों को सफेद करती हैं ताकि ये गंदगी ना बढ़े। और जब समय आता है कि नालियां साफ करनी है तो नालियां भी साफ करती हैं। और इस सारी प्रोसेस में भगिनी निवेदिता अपने सेवा के कार्य में अद्भुत तरीके से लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद हम देखते हैं क्या, कुछ समय बाद ही वो पश्चिम के दूसरे प्रवास में जाते हैं। पश्चिम के दूसरे प्रवास में उनका 1900 में दिया हुआ रामायण में भाषण पढ़ना, क्या अमेरिकन्स को बता रहे हैं रामायण क्या है। अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 तारीख को। पश्चिम को बताते हैं क्या भारत के आदर्श हैं श्री राम और माता सीता। सीता एक ही है, और नहीं पैदा हो सकती दुनिया में। आंखों में आंखें गाड़ के बताते हैं पश्चिम को, वो प्योरिटी सीता में। और 1902 में 4 जुलाई 1902 हमको पता है कि स्वामी विवेकानंद समाधि लेते हैं। अब भगिनी निवेदिता के सामने बड़ा चैलेंज था, क्या करूं, और उस समय का सारा कालखंड। अब भगिनी निवेदिता को, जिनको व्यक्तिगत स्नेह था अपने राष्ट्र के लिए, उनको पता लगा कि ये ब्रिटिशर्स ये भारतीयों का दमन करते हैं, क्रूरता अपनाते हैं। और 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। भगिनी निवेदिता भी बाहें ऊपर कर लेती हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाती हैं। योगी अरविंद से मिलती हैं और कहती हैं, योगी अरविंद साईजी राव सिंधिया के स्कूल में पढ़ा रहे थे होते हैं बड़ौदा में, क्लास में चले जाते और कहती हैं, राजा के यहाँ नौकरी करते हो, वह बंगाल में क्रांति चल रही है, चलो और राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदते हैं। सुब्रमण्यम भारती, कौन सुब्रमण्यम भारती? दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान लेखक कवि। उनको कहती हैं, श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, अगर भारत माँ के अगर कलम में दम है तो भारत माँ के लिए क्यों नहीं रखते? श्रृंगार रस की कविताएं लिखने वाले सुब्रमण्यम भारती वीर रस की कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। कौन नंदलाल बोस? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चित्र बनाए हैं सारे नंदलाल बोस ने बनाए हैं। नंदलाल बोस से मिलती हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर से मिलती हैं तो कहते हैं, बोहेमियन पेंटिंग्स बनाते हो, अगर कलम में दम है तो भारत मां को का चित्र बनाओ। बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता, इस प्रकार के चित्र बनते हैं। और वो देखकर जो युवा थे वो राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदते हैं। तो उस समय के कितने भी जो स्टॉलवर्ड्स थे वो किसी ना किसी तरीके से भगिनी निवेदिता से इन्फ्लुएंस होके राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदते हैं। भारत का पहला ध्वज किसने बनाया? भगिनी निवेदिता ने बनाया। गूगल करिएगा, ध्वज किसने बनाया? भगिनी निवेदिता ने बनाया। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1901 या उसके इर्द गिर्द होने वाली एक कांग्रेस के जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था उसमें प्रेजेंट भी हुआ। नरम दल और गरम दल के बीच में एक औरत खड़ी थी, उसका नाम एक भगिनी खड़ी थी। औरत शब्द बहुत नेगेटिव होता है, एक भगिनी खड़ी थी, वो थी भगिनी निवेदिता। और ये सारे चैलेंज करते हुए भगिनी निवेदिता एक बार मिदनापुर जा रही होती है। अब भारतीयों की सोच देखिए उस समय भी क्या है, ट्रेन रोक लेते हैं, भगिनी निवेदिता बाहर रुकती हैं तो लगता कि गोरी चमड़ी की एक बाहर से आई हुई औरत है, तो नारा लगाना शुरू करते हैं, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भगिनी निवेदिता रोकती हैं, कहती हैं, बी द ट्रू सन्स ऑफ भारत वर्षा, नॉट द पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। एक पश्चिम से आई हुई एक बहन को पता है कि भारत का नारा क्या होना चाहिए, और भारत उसको भूल रहा था। और ऐसा करते 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 धीरे 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 भगिनी निवेदिता का सारा शरीर क्षीण हो जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या परिस्थितियां इतनी विकट थी उनके लिए। कलकत्ता में तो आज भी हम देखते हैं क्या मौसम में ड्राइनेस या ऐसा वो काफी है, तो भगिनी निवेदिता को उससे बहुत दिक्कत रही। और धीरे धीरे वो अपना 1911 में वो भी अपना शरीर छोड़ देती हैं। स्वामी विवेकानंद का इंपैक्ट ये जो टाइम पीरियड था इसमें अद्भुत रहा। सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ में आपने देखा 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं, 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। गांधी जब वहां जाते हैं तो गांधी से कुछ लोग पूछ लेते हैं, क्या गांधी जी बताइए, कुछ थियोसॉफिस्ट पूछते हैं उनसे कि कुछ बताइए भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में।
अब ऐसा हो सकता है हम अपने फील्ड के बहुत बड़े ज्ञाता हों, गांधी जी लॉ के बड़े ज्ञाता थे इसलिए पहुंच पाए होंगे वहां पर, लेकिन भारत के बारे में क्या बताएं, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज हमसे कोई ज्यादा उपनिषद के बारे में पूछ ले तो थोड़ा असहज हो जाएंगे। क्या बाइक बुइक के मॉडल पूछ लो, कुछ गाड़ी के बारे में पूछ लो, कुछ प्रॉपर्टी का रेट पूछ लो, कुछ चॉकलेट्स के बारे में पूछ लो, ये तैत्तिरीय उपनिषद, कठोर उपनिषद, ये श्वेत उपनिषद, ये क्या नाम है, कुछ और बुलवा लो। तो गांधी जी असहज हो गए। स्वामी विवेकानंद का राजयोग पब्लिश हो गया था 1895 में, वहां से राजयोग मंगवाते हैं और वो पढ़ते हैं। और उस समय के बाद जब वो कभी जेल में गए, 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं गांधी की, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जब वो जेल में गए तो जेल की डायरीज का एक लिस्ट बनता है, उसमें हमेशा आप देखोगे तो राजयोग मिलेगा आपको, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई राजयोग। रोमा रोलैंड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, फ्रेंच नोबेल लॉरेट, इनकी बहन को पत्र लिखते हैं कि तुम्हारा भाई तो ऋषि है। क्यों ऋषि है? क्योंकि तुम्हारे भाई के लिखित श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की जो बायोग्राफी है वो मैं पढ़ता हूं। गांधी जी की एक पुस्तक है, हम सब लोग जानते हैं, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसमें एक हेडिंग है अ मंथ विद गोखले, गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते थे। उसमें लिखते हैं कि मैं पैदल पैदल ही चल पड़ा था स्वामी विवेकानंद से मिलने बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। पुनः गांधी जी जाते हैं 1921 में बेलूर मठ, हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। ये इंपैक्ट स्वामी विवेकानंद का। और गांधी जी के मैंने बहुत सारे कलेक्टेड वर्क्स में मैंने जाके देखा, हर रेफरेंस में तुमको स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे कहते थे, वो इंपैक्ट आपको पता लगता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उनकी दो पुस्तक रही, एक द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोनों प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की पब्लिकेशन है। पंडित नेहरू लिखते हैं स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म, it is not anti anyone, it is not anti muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self reliance and some roots in the past. स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद था, वो किसी के खिलाफ नहीं था, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, वो हिंदुओं में एक टॉनिक के तौर पर आए और उन्होंने राष्ट्र को बचा लिया। चक्रवर्ती राजे गोपालाचारी, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मद्रास के बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो लिखते हैं स्वामी विवेकानंदा सेव्ड हिंदुइज्म, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड इंडिया, विदाउट हिम वी वुड हैव लॉस्ट आवर रिलीजन, विदाउट हिम वी वुड हैव लॉस्ट आवर कंट्री। स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो हम भारत को भी खो देते, हिंदुइज्म को भी खो देते। पंडित नेहरू की ही एक पर्सनल सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई, उनकी बड़ी एक प्रचलित पुस्तक है रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज, ऑनलाइन अवेलेबल है अभी भी कुछ चैप्टर्स उसके। उसमें एक हेडिंग है ऑब्सकंट्रीज टू द बिलीफ, उसमें वो बाबा साहब अंबेडकर से संवाद करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद नॉट गांधी। पिछली शताब्दियों में जन्मे सबसे महान व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी नहीं है। तो उस समय के जितने भी लोग थे उनकी लाइफ पर स्वामी विवेकानंद का एक अद्भुत इंपैक्ट, कैरेक्टर का इंपैक्ट, शब्दों का इंपैक्ट, एक पॉलिटिकल इंपैक्ट, एक छोटा सा, मैंने कभी नहीं बताया होगा ये बात, किसी को पता भी नहीं होगा अभी तक। एक पुस्तक आई पॉलिटिकल ट्रबल्स इन इंडिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई, ऐसा ही था कुछ, 1907-1917, ये लिखी गई है एक सीआईडी ऑफिसर के पर्सनल सेक्रेटरी ने कि पॉलिटिकल ट्रबल्स इन इंडिया 1907 से 1917, मतलब स्वामी विवेकानंद के देहांत के तीन वर्ष बाद। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम से वापस आते हैं तो अपने गुरु भाई को बुला लेते हैं। पश्चिम में बहुत सारे गुरु भाई थे ना, एक गुरु भाई को वहां पे बुलाते हैं, शायद से अभेदानंद जी या अखंडानंद जी में से एक को। वो जो लेक्चर्स देते हैं वहां पर पश्चिम में, उसकी एक बुक कंपाइल होती है। उस बुक के लिए भारत में एक एक्ट बनाया जाता है और उस बुक को बैन कर दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को छुपाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का इंपैक्ट इतना हो रखा है। जो युवा क्रांतिकारी थे,
कोई स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रहा है तो किसी के पास छोटी सी फोटो है कहीं, तो ब्रिटिशर सोच रहे हैं ये व्यक्ति था कौन भाई, लगता तो कोई सन्यासी टाइप है, लेकिन हर क्रांतिकारी के पास इसकी पुस्तकें, हर क्रांतिकारी के पास इसके कोटेशन, हर यूपीएससी वाले के कहीं ना कहीं इनकी फोटो, अराइज अवेक वाला कोटेशन। अगर कोई रूम ऐसे चेक करने लगे और 100 में से 10 जगह भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और मिल ही जाएगा, ज्यादा ही मिल जाएगा रूम्स में स्वामी विवेकानंद का। तो ये अद्भुत इंपैक्ट हम स्वामी विवेकानंद का देखते हैं। अब प्रैक्टिकली 3 विचार स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स में से। लाइफ इज फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। कंफ्यूजन होती है, वी मूव फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। फर्स्ट से लेके 10th तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, सब मजा ही मजा था, क्योंकि कुछ चूज ही नहीं करना। ग्रेजुअली वी मूव, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, विंटर वेकेशन, मामा के घर जाना, चाचा के घर खेलना, वी आर ऑल हैप्पी। 10th में पहला एक स्टॉप लगता है जब हमको चूज करना पड़ता है कुछ, और ट्रेंड कैसा जाता है, 9 और 10 सीजीपीए वाले इधर, 8 सीजीपीए वाले इधर, 7 वाले इधर। एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शंस शुड नॉट बिकम एग्जांपल्स। ये मैं हमेशा कोशिश करता हूं, एक्सेप्शन शुड नॉट बिकम एग्जांपल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में किले जीत लिए थे, वो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, लेकिन ये कहकर अगर मैं सीधा आपको इंस्पायर करने लगूंगा तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 13 साल की उम्र में जीता, यहां 31 साल का व्यक्ति भी जब कमरे में एंटर करता है तो हाँ मम्मा मैं पहुंच गई हूं, हाँ मम्मा मैं पहुंच गया हूं, ऐसा करके उतरता है। तो वो इंस्पिरेशन नहीं देना चाहिए ऐसा। उनका गौरव था, वो हमारे राष्ट्रीय गौरव है, उनमें ताकत था, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूं। तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या 10th में हमको पहला ऑब्स्टेकल मिलता है, अब कहीं ना कहीं चले जाते हैं, पढ़ते हैं। अब 12th में और मजेदार है, अब तो लोग हमको बुला रहे हैं कि यहाँ एडमिशन ले लो, द वर्ल्ड इज हियर। अब हमको जहां लेना है वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा, डीओ जेएनयू का भी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करते हैं आज तक के ऊपर और अलग अलग चैनल्स के ऊपर। बाकी जो कर रहे हैं उनके पास हमको एडमिशन चाहिए नहीं, और समवट हम कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा भी होता है कि पढ़नी थी केमिस्ट्री, पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, होता है। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे को तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, हिस्ट्री पढ़ी है, मैं तो बच गया था थोड़ा। सो लाइफ शुड गो फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। लेकिन जैसे जैसे हम मूव होते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाती हैं, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन, 2.8 बिलियन हैंड्स, योर एस्पिरेशंस। जिस देश में कुछ बनना तो छोड़ो, कुछ रूट्स पे ट्रेन का टिकट कंफर्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। राजीव चौक में अभी मैं आया मेट्रो स्टेशन से, आप उतरो या ना उतरो, आप खुद ही उतर जाएंगे, खुद ही चढ़ जाएंगे, एक नेचुरल प्रोसेस है। पॉपुलेशन को समझिए आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर कम होता तो ऐसा नहीं होता। संस्कृति के चैनल पे ही मैं एक वीडियो देख रहा था और मुझे उसमें पता लगा था, सर बता रहे थे क्या एक देश है जैसे स्वीडन, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पर बहुत कुछ बनने के लिए बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है सर, लेकिन भारत में कुछ भी करना एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि लाइफ शुड गो फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन एंड इट इज नॉर्मल। दूसरा विषय, लाइफ शुड नॉट बी अ मोमेंट टू मोमेंट लाइफ। पल पल का जीवन नहीं होना चाहिए। हम पल पल का जीवन जीते हैं, एक पल पे कुछ और करना, एक पल पे कुछ और करना। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र एकनाथ जी says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life। क्या व्यक्ति का एक पुनः जन्म होता है जब उसको अपनी लाइफ का मिशन पता लगता है, एक मिशन पता लगता है, स्पष्टता से एक एम सामने आता है। स्वामी विवेकानंद says take up one idea, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, अपनी मांसपेशियों में उसको अंगीकार कर लो, बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। यहां 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, टेक अप वन आइडिया, इतना लिमिटेड नहीं है, साइमल्टेनियसली रिजेक्ट
every other idea alone. The moment you choose one path, the moment you should reject all other paths. अगर मैं यहां बैठा हूं, मैं बैठी हूं, तो स्वाभाविक है मैं कहीं और बैठा नहीं हूं. आई हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म. फिर कंफ्यूजन किस चीज का? दूसरा, कंपैरिजन इज एन इविल. The moment you start comparing, the moment you start enter a poison. कंपेयर कौन करता है? हम मोहल्लों में देखते थे, एक गांव होता है ना, जैसे वो सामने वाले के घर को हम कंपेयर करते रहेंगे. वही व्यक्ति जब गांव से बाहर आ जाता है या अपने शहर से शहर के जब लोगों में घुसता है तो बहुत साधारण बात ही करेगा कि विराट कोहली और सचिन में कौन महान है. ऐसा एनालिसिस हम लोग करना शुरू कर देते हैं. उसका कोई हाथ पैर नहीं होता. So when you choose one path, you reject million of other paths. आपने जब आपके प्लेट में कुछ खाना है तो स्वाभाविक है यही खाना है, और कोई हमारे पास खाना है नहीं. हमारी दिनचर्या क्या ड्राइव करती है? हमारा डेली रूटीन क्या ड्राइव करता है? कौन बनाता है हमारा डेली रूटीन? खुद तो सब बनाते हो तो ठीक है, हम बचपन से बना रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. सबने बनाया होगा, फॉलो नहीं कर पाए होंगे. कुछ कुछ करते भी हैं, कुछ पिलर्स बन जाते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं. होता है ना ऐसा कि पूरी दिनचर्या नहीं फॉलो करते, 4-5 पिलर हैं, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, वो हम कर पाते हैं. आपकी दिनचर्या आपके लाइफ का मिशन ड्राइव करेगा. अगर कोई मिशन है तो दिनचर्या काम की है, मिशन रही है तो दिनचर्या क्या करेगी? एक लार्जर मिशन को फुलफिल करने के लिए दिनचर्या होती है. दिनचर्या अपने आप में क्या करेगी? बोले मेरा एक दिनचर्या है, तो वो लार्जर मिशन क्या है, वो लार्जर पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ का थीम क्या है जो नेचुरली मुझे आ रहा है. आप किसी भी स्टॉलवर्ट को देखेंगे, उसकी लाइफ का एक थीम है, एक पर्पस है. सचिन तेंदुलकर इज नोन फॉर क्रिकेट, लता मंगेशकर इज नोन फॉर सिंगिंग, नीरज चोपड़ा इज नोन फॉर जेवलिंग थ्रो. हाँ, नीरज चोपड़ा भी खाने की वीडियो चलाएगा और सचिन तेंदुलकर भाई साहब अभी गीता का ज्ञान भी देंगे तो लोग सुनेंगे. बट दे आर नोन फॉर वन थिंग. एक चीज के लिए जाने जाते हैं जिनके लिए उन्होंने साधना कर मारी, पागल हो गए थे. वो एक चीज क्या है जो हमको ड्राइव करती है? तो वो एक आइडिया को स्पष्टता से और वो आएगा अंदर से. जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन इज अ लाई. द मोमेंट यू हैव अ मोटिव इन योर लाइफ, द मोमेंट आपकी लाइफ में एक मोटिव आ जाएगा, आप इजी हो जाओगे. मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा फिर. आई कैन इंस्पायर यू थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई एक्शन. मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा भाई, ये वाला काम कमर्शियल काम नहीं करते, झूठ वाला. तो उसको अपने को समझना पड़ेगा. स्वामी विवेकानंद के शब्दों में क्या है? पहला, टेक अप वन आइडिया. और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में क्यों? क्योंकि अगर आपकी सफलता, जिस आप सफलता की बात कर रहे हो, अगर इसमें चुनौतियां भरी हैं, अगर आपके आदर्श, आपकी चुनौतियां बड़ी हैं, तो अपने आदर्श भी बड़े ही सेट करो. कुछ यूट्यूबर्स और इधर उधर के लोगों को सेट मत करो, क्योंकि आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, आपको पाना बहुत कुछ है, और आप इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी बहुत हल्के व्यक्ति से जो इधर से उधर हो जाएगा 2 दिन में. तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना, चट्टान की तरह, रॉक सॉलिड. क्या भगनी निवेदिता सब कुछ पाकर छोड़ गई थी? उसके पास तो सब कुछ था. तो मुझे उठने में क्या दिक्कत हो रही है समय पे क्लास अटेंड करने में और अपनी पढ़ाई करने में? स्वामी विवेकानंद ने अपने राष्ट्र के लिए इतना कर लिया, तो जब मैं ये नौकरी पा लूंगी, तो जब एक गलत सर्कल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ऐसा करो, गलत करो, तब मुझे याद आएगा कि विवेकानंद के पास तो सब कुछ था, उसने भी छोड़ दिया. मेरे पास तो बहुत छोटा है, तो मैं भी छोड़ सकती हूँ. इंस्पिरेशन बड़ी रॉक सॉलिड होनी पड़ेगी. हल्की इंस्पिरेशन होने से क्या होगा? तो मोटिवेशन, दैट इज अ लाई. पहला, टेक अप वन आइडिया. सेकंड, स्वामी विवेकानंद कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क. इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट. द स्ट्रॉन्गर द कॉज, द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट. आप नित्य प्रति क्या करते हो, वो आपका कैरेक्टर बनाने वाला है. इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर. बोलो बोलो बोलो, करो करो करो. जो बोलोगे, जो करोगे, वही बन जाओगे. स्वामी का कहते हैं स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट. स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट.
think, and that becomes your action, and it is your continuous action that becomes your character. या बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, जो करोगे वो बन जाओगे। और ये छोटी चीजों से लो, बड़ी चीजों, क्योंकि बड़े में तो वही आएगा। इवन सर आजकल की बोलचाल में कई स्टूडेंट्स ऐसे फोन कर लेते हैं, क्या किताब विताब पानी वानी, क्या आप क्या सोच रहे हो कि यूपीएससी के एंट्रेंस में वो इंटरव्यू में जाओगे और एकदम से कोई सीधा कर देगा तुमको? तो ये शब्दावली में अच्छे शब्द हम वोकैबुलरी डाल रहे हैं, क्या खुद से डालना पड़ेगा भाई? पानी वानी किताब विताब आना जाना आना वाना, तो भारी हो रहा है। तो वो कंटिन्यूअस सेक्शन पे अपने फोकस करना है, क्योंकि वही आपका सम टोटल कैरेक्टर बनेगा। जो स्वामी विवेकानंद जब भारत की बात कर रहे होंगे तो 5 वर्ष का भारत वो पग पक्का देखा हुआ, तो नेचुरल पर्सनैलिटी दिखी ना वहां। बोले यार वो 2 पुस्तक पढ़ के आया है जिसका नाम ही इंडिया है, और स्वामी विवेकानंद वहां प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, माई इंडिया इज लाइक दिस, माई इंडिया इज लाइक दिस, माई इंडिया। स्वामी जी बड़ा आर्टिफिशियल है, लेकिन वो जब नेचुरली जब आएगा क्या ये मेरे कैरेक्टर में आ गया, तो पहला एक विचार को लें, दूसरा अपनी प्रोसेस जो है। आज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ही सारा आउटकम दिखने वाला है मई में होता है सर, इस बार मई में ही है। आई एम राइट। तो तैयारी उस जो कंटिन्यूअस तैयारी होगी, एकदम से कुछ निकल जाएगा बाकी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तीसरा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज लास्ट टीचिंग फॉर दिस डे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. कोई भी चीज आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर पर कमजोर करती है, उसको छोड़ दो विष के समान। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई गैजेट हो, या कोई एनवायरमेंट हो, क्योंकि क्लास तो कुछ समय के लिए है, एनवायरमेंट बड़ा है। क्लास तो कुछ समय के लिए है, गैजेट्स ज्यादा समय खा रहा है। क्लास 4 घंटे की हो रही है, गैजेट्स का आप अपना मोबाइल का टाइम पीरियड देख रहे हो तो 6 घंटे है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम पीरियड देख रहे हैं तो कौन कौन सा ऐप कितना कितना समय खा रहा है। इट इज अ पॉइजन फॉर यू। आपका एम कुछ और है, आर्टिफिशियलिटी है हमारे अंदर, उसको हमको पक्के से तोड़ना पड़ेगा। तो एक विचार लेना, उसको पक्का करना, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा उस विचार को जो भी लोग रोक रहे हैं, वो व्यक्ति, गैजेट, कुछ भी हो, उसको दूर दूर तक छोड़ दो। क्यों करना है ऐसा? स्वामी जी के लिए करना है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा, स्वामी विवेकानंद इतना सारा काम है कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। और फिर आपको आह्वान करते हैं, स्वामी जी कहते हैं, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nursed to the lion's courage for their sympathy for the poor, the fallen, and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality। कि हजारों लाखों ऐसे नर नारी भारतीय ये उतरेंगे गांव में, शहरों में, और फैल जाएंगे। जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो कास्टिज्म फैलाई जा रही है, जो तोड़ने की शक्तियां हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए कौन कर सकता है? ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिर्फ ये युवा कर सकते हैं। इनके अंदर है अभी वो बात। स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्यों करना है? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद हम बोलते हैं ना बार बार, क्या स्वामी विवेकानंद 100 युवा मांग रहे थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेन एंड वुमेन दीज आर वांटेड, men and women these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will. ये जो यूपीएससी वाला को डरा ना, कहना the will, क्या कह रहे हैं देखो, the will is stronger than anything else. Everything must go down before the will, and that comes from God and God himself. Do not preach to it. Preach to the world the great truth of your religion. The world is waiting for it. लोगों को क्या बताया जाता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हम लोग? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, first feel from your heart that millions and millions of descendants of gods and sages have become second door neighbors to the brutes. Do you feel that millions are starving today
and millions have been starving from wages. Does it make you restless? Does it make you sleepless? Have you forgotten all your name, your fame, your body, even your own children's? क्या हम फील करते हैं क्या लाखों लोग आज भूखमरी में मरे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ हैं, अज्ञान है, कौन उठाएगा उनको? और ये तभी हो पाएगा जब अपने शरीर, अपनी मैं से बाहर निकल पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी। आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी। क्या कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, ना मुझे होने की जरूरत है। I do not see into the future, nor do I care to see, but one vision I see clear as life before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है। मैं स्पष्टता से देख रहा हूं। अब हमको तय करना है कि हमको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन live who live for others, rest are more dead than alive. Expansion is life, contraction is death. वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत्यु के समान है। और वो श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र जो स्वामी विवेकानंद बार बार पश्चिम के सामने और भारत के युवाओं कहते थे कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिद्यन्ते आपो, न शोष्यति मारुत। क्या ये जो आत्मा है ये सही मायने में अजर अमर है, कोई आग इसको जला नहीं सकती, कोई हवा इसको सुखा नहीं सकती, कोई पानी इसको गला नहीं सकता। ये वो आत्मा है अजर अमर। इसलिए स्वामी विवेकानंद वो अभय उपनिषद, अगर सारे उपनिषद को पढ़ोगे तो एक ही चीज बोल रही है, अभय अभय अभय, बी फियरलेस। हिंदी में बोलते हैं स्वामी विवेकानंद अभय, कि सारे उपनिषद का क्या निचोड़ है, बी अभय, बी फियरलेस, बी फियरलेस। आप वो फियरलेस अभय लाइफ जिए, यही मेरे यहाँ आने का पर्पस था। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। तो इतना जोश आप लोगों में आ गया, अब हम बुजुर्गों की आवाज कोई जल्दी सुनेगा नहीं। तो विवेकानंद जी के जन्मदिवस के इस अवसर पर, और कम से कम एक संदेश के रूप में कि विचार के प्रति समर्पित रहिए। बाकी जो बोला किल जी ने, अगर थोड़ा बहुत भी सार्थकता होगी तो जीवन सफल हो ही जाएगा। तो इन सब बातों के साथ इनको धन्यवाद भी देते हुए, तबीयत इनकी खराब थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके बावजूद विशेष अनुरोध पर इन्होंने कहा कि नहीं मैं आता हूं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।